मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर काम के सिलसिले में जर्मनी चला गया। मुझे रात की तन्हाई बेचैन करती थी। एक रात जवानी के जोश में आकर मैंने अपनी एक नंगी तस्वीर अपने शौहर के नंबर की बजाय तस्वीर गलती से देवर के नंबर पर सेंड कर दी। इसने मेरी तस्वीर देखी, वो तो रात को ही कमरे में आ गया। वो अपने होश खो बैठा और मुझे पूरी रात। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो मैंने वसीम को कॉल कर दी। मैंने तड़प कर पूछा, वसीम आखिर तुम कब वापस आओगे? उसे जर्मनी गए हुए काफ़ी अरसा बीत चुका था। वसीम कहने लगा, फैदा अभी कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ माह और लग जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई और पूछा कि वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहता। वसीम ने समझाते हुए कहा, फैदा हालात को समझने की कोशिश करो। हमारे घर के हालात तब भी संवरेंगे जब मैं जहाँ मेहनत करूँगा। अगर मैं बार बार छुट्टियाँ लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। थोड़ा सब्र करो, जब कंपनी की तरफ से छुट्टियाँ मिलेंगी तो वो मेरा आने जाने का खर्चा भी उठाएंगे और मेरी तनख्वाह भी नहीं कटेगी। मेरा दिल उदास था। मैंने ज़िद की कि तुम अपने पैसों से टिकट लेकर आ जाओ, मगर इसने कहा कि अगर इतना पैसा आने जाने में लग गया तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। मैं खामोश हो गई। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1.5 माह हुआ था जब वसीम जर्मनी चला गया और अब 2 साल होने को थे। मैं इसका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। शादी के बाद जो रंगीन ख्वाब मैंने सजाए थे, शौहर के साथ घूमना फिरना, मोहब्बत भरी बातें और हर रात इनकी कुर्बत, वो सब कांच की तरह टूट कर बिखर गए थे। वसीम भी जर्मनी से अपनी बेताबियाँ और बेकरारियाँ मुझे सुनाता रहता था। वो हर बार यही कहता कि अब मुझसे भी तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता, मैं जल्द ही पाकिस्तान आ जाऊँगा। इसकी बातों से मुझे उम्मीद हो जाती कि शायद अब वो लौट आएगा, मगर इसी तरह इंतज़ार करते करते 2 साल बीत गए और वसीम वापस ना आया। वो हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता और मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता। वो कहता, फैज़ा बात समझो, मेरे लिए भी तुमसे और घर वालों से दूर रहना आसान नहीं, मगर परदेश में कमा कर घर भेजना बहुत मुश्किल काम है, जहाँ मालिकों के इशारों पर चलना पड़ता है। ज़रा सी नाफरमानी हो तो वो नौकरी से निकाल देते हैं। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोज़गारी है। उन्हें दूसरा वर्कर मिल जाएगा, मगर मेरी तो रोज़ी रोटी छिन जाएगी। तुम ही बताओ फिर हमारा घर कैसे चलेगा? मैं शादी के बाद से वसीम के बगैर तन्हा ही रह रही थी। जैसे तैसे दिल को समझा कर वक़्त काट रही थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इसके बगैर रहना नामुमकिन होता जा रहा था। हालांकि हमारी पसंद की शादी नहीं थी, बल्कि बड़ों ने तय की थी, मगर 1.5 महीने के साथ में वसीम ने मुझे जो प्यार दिया था, मैं इसकी दीवानी हो चुकी थी। मैं इसके बिना एक पल रहने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन वो ये कह कर गया था कि जल्द लौट आएगा और हम अपना एक अलग घर बसाएंगे। अब ससुराल वालों की खिदमत करते करते मेरा दिल भर चुका था। इंसान का दिल अंदर से खुश हो तो खिदमत करने में भी मज़ा आता है, लेकिन यहाँ ना शौहर पास था और ना इसकी मोहब्बत। मैं तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कभी कभी गुस्से में मैके जाकर अपने बाप से भी लड़ पड़ती कि ये कैसी शादी है जहाँ शौहर को साथ रहने की तमन्ना ही नहीं, उसे बस कमाने की फ़िक्र है। उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि इसकी बीवी इन हालात में जी रही है। शादी के बाद मैंने वसीम के साथ सिर्फ 1.5 माह गुजारा था। अब तो मुझे अपनी हालत पर ऐसा गुमान होता था जैसे मैं अब भी कंवारी हूँ। मेरा शौहर परदेश में बैठा मेरे लिए उदास तो बहुत होता था, मगर इसकी इस ज़बानी परवाह का क्या फ़ायदा जब वो मेरे करीब ही ना था। वो अक्सर मुझसे कहता, फ़ायदा मुझे अपनी तस्वीरें भेजा करो, तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती है। जब वो वीडियो कॉल करता और मैं इसे देखकर रोने लगती तो वो मुझे दिलासा देता कि फ़िक्र ना करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते तक छुट्टी मिल जाए और मैं घर आ जाऊँ। वसीम की ये झूठी उम्मीद हर हफ्ते मेरा दिल तोड़ देती थी। जब वो कहता कि छुट्टी नहीं मिल सकी, वसीम के जाने के बाद मैंने खुद को संवारना छोड़ दिया था, लेकिन उसे मेरी ये हालत देखकर दुख होता। वो कहता, फैदा ये तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम तो बीमार लग रही हो, ज़रा तैयार हुआ करो और अपनी नई तस्वीरें बनाकर मुझे भेजा करो। इसकी फरमाइश पर मैंने दोबारा खुद को सजाना शुरू कर दिया। मैं तैयार होकर अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचती और उसे भेजती, जिन्हें देखकर वो मेरा दीवाना हो जाता और मेरी तारीफ़ें करता।
मुझे बचपन ही से अपनी तारीफ़ सुनने का बहुत शौक़ था, इसलिए वसीम की तारीफ़ी जुमले सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल कर झूम उठती थी। मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट एक आँख ना भाई। एक दिन उन्होंने मुझे रोका, तुम्हारा शौहर तो घर पर है ही नहीं, फिर तुम ये किसके लिए इतना तैयार हो रही हो? मैं हड़बड़ा गई और सफाई दी, अम्मी जी, वसीम वीडियो कॉल पर मुझे उजड़े हुए हाल में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए उनके कहने पर थोड़ा बन-संवर कर रहती हूँ। मेरी सास पुराने ख्यालात की खातून थीं, उन्हें वसीम का मुझसे यूं लाड करना बिल्कुल पसंद ना था। वो माथे पर बिल डालकर बोलीं, वसीम तो दिन में एक बार कॉल करता है, मगर तुम सारा दिन यूं ही सजी संवरी फिरती हो। घर में जवान देवर और जेठ हैं, इनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं खामोश हो गई। वसीम अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था और मैं इस घर की पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया था कि वो औरतों से सख्त नफरत करता है। इसकी मंगनी हुई थी, मगर इसने ऐन वक़्त पर इसे तोड़ दिया था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, मगर मैंने इस वक़्त ज़्यादा ध्यान ना दिया। मेरी अपनी परेशानियां क्या कम थीं कि अब सास की पाबंदियां भी बढ़ने लगी थीं। उन्होंने मेरे तैयार होने पर रोक लगा दी तो मेरा मूड मज़ीद ख़राब रहने लगा। जब मैंने रोते हुए वसीम को बताया तो उसने भी ढके छुपे अल्फाज में सास की हमायत की और कहा, अम्मी ठीक कहती हैं, घर में जवान भाई हैं, इनके सामने सादा रहा करो। हाँ, रात को जब मैं वीडियो कॉल करूं तो तुम मेरे लिए तैयार हो सकती हो। वसीम की इस सोच ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसे भी मुझ पर भरोसा न था। मेरी सास को शायद ये डर था कि शौहर की गैर मौजूदगी में मैं बहक ना जाऊं। वो मुझे फैंसी कपड़े पहनने और मेकअप करने से टोकती और कहती कि शादीशुदा लड़की को एहतियात से रहना चाहिए। मैंने वसीम से मैके जाने की इजाज़त मांगी ताकि सुकून से जी सकूं, मगर वो ख़ानदान के डर से ना माना। मेरी ज़िंदगी रूखी फीकी और एक कैद बनकर रह गई थी। वसीम खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला था, मगर इसके घर वालों से मुझे उलझन होती थी। मेरा जेठ जो सबसे बड़ा था, औरतों से बेजार लगता था। इसने अपनी खूबसूरत मंगेतर से रिश्ता तोड़ लिया था और अब शादी नहीं कर रहा था। खानदान वाले तरह तरह की बातें करते थे कि शायद इसमें कोई मर्दाना कमज़ोरी है, इसीलिए वो शादी से भागता है। मेरा देवर भी खामोश तबा था और अपने काम से काम रखता था। मैं अक्सर वसीम को देवर की मिसाल देती कि वो कंवारा होकर भी घर पर है, काश तुम भी पाकिस्तान में कोई काम ढूंढ लेते। मुझे गुस्सा आता था कि वसीम अपनी नई नवेली दुल्हन को तनहा छोड़कर वहाँ मजदूरी कर रहा है और मैं जहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। वसीम को शायद मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था। जब मैं ज़्यादा परेशान होती तो वो फिर वही पुरानी बातें दोहराने लगता कि फ़ायदा, थोड़ा सब्र करो, बस कुछ पैसे जमा कर लूँ ताकि पाकिस्तान आकर अपना काम शुरू कर सकूं। मुझे ससुराल का निज़ाम भी अजीब लगता था। मेरा देवर घर के खर्चे उठाता था, मगर वसीम अपनी तमाम कमाई वालिदैन को भेज देता था। मैंने कई बार उसे समझाया कि कुछ पैसे अपने पास बचाओ या मेरे अकाउंट में भेजो, मगर वो उल्टा मुझ पर ही भड़क उठता कि तुम अभी से खानदान में तफरीक पैदा कर रही हो। सास के डर से मैंने दिन में सजना संवरना तो छोड़ दिया था, मगर अपने जज्बात का क्या करती। रात को बिस्तर पर लेटते ही वसीम की याद मुझे तड़पाने लगती। तन्हाई का ये कर्ब मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैं अक्सर नहाने के बहाने बाथरूम चली जाती और वहाँ आईना देखकर अपने ही वजूद में खो जाती। मुझे एक अजीब सी आदत हो गई थी। मैं बाथरूम में अपनी तस्वीर बनाती और उन्हें देखकर खुद को बहलाने की कोशिश करती। अब मेरा वक़्त ज़्यादातर बाथरूम में ही गुजरने लगा था और मेरा दिल मेरे काबू से बाहर होता जा रहा था। फिर एक दिन तन्हाई और जज्बात से मगलूब होकर मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शायद एक शरीफ औरत को ज़ेब नहीं देता था। मैं अपने वजूद की तारीफ़ें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे देखे और मेरी खूबसूरती को सहराए। इसी बेचैनी में मैंने अपनी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती कर दी जिसका अंजाम बहुत हौलनाक था। मेरा दिल चाहता था कि मेरा शौहर मेरे वजूद की तारीफ़ करे, मगर तन्हाई और नादानी में उठाया गया मेरा ये कदम ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला था। मेरी सास की नज़रें हर वक्त मुझ पर रहतीं। मेरा ज़्यादा वक्त कमरे या बाथरूम में गुजरना उन्हें खटकने लगा था। इसी दौरान एक दिन अचानक मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। मोबाइल के बगैर मेरा गुजारा ना था, मगर परेशानी ये थी कि इसमें मेरी ऐसी प्राइवेट तस्वीरें थीं कि अगर कोई देख लेता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। जब वसीम का सास के नंबर पर फ़ोन आया तो मैंने उसे मोबाइल की खराबी का बताया। वसीम ने मशवरा दिया, तुम फिक्र ना करो, इमरान मोबाइल के काम में माहिर हैं, वो अपने दोस्त की दुकान से खुद ही ठीक करवा लाएंगे।
तुम उन्हें अपना फ़ोन दे दो। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि देवर वैसे भी संजीदा मिजाज हैं, वो भला मेरे फ़ोन में झांक कर क्यों देखेंगे। मैंने सुबह फ़ोन इमरान को दिया और वो शाम को उसे ठीक करवा कर ले आए। जब मैं मोबाइल लेने उनके कमरे में गई और वहाँ से निकली तो सास ने मुझे देख लिया और वो एकदम से घबरा गईं और मुझसे सख्त सवाल करने लगीं कि तुम इमरान के कमरे में क्यों गई थी। मैंने सफाई तो दे दी, मगर सास का मुझ पर शक अब हद से बढ़ता जा रहा था। मेरी सास अक्सर मुझे नसीहत करती कि शादीशुदा औरतें शौहर के बगैर भी ससुराल में वक्त गुजार लेती हैं। मर्द परदेस जाकर मेहनत करता है ताकि घर चले और बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे। वो कहती कि औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार दरार आ जाए तो कभी नहीं भरती। उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की कि गैर मर्दों से दूरी रखो और याद रखो कि तुम्हारा देवर इमरान भी तुम्हारे लिए एक गैर मर्द ही है, इससे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सास की ये बातें बहुत बुरी लगतीं, मगर मैं खामोश रहती। लेकिन इनकी अगली बात ने मुझे वाकई खौफज़दा कर दिया। वो बोलीं, तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। कभी तुम ज़रूरत से ज़्यादा सज संवर कर बाहर आती हो तो कभी घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। आखिर वहाँ इतनी देर क्या करती हो। मैं हैरत से सास का मुंह तकने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी नज़र रख रही हैं। सच तो ये था कि वो एक दुनिया दीदा और समझदार औरत थीं और मेरी हर मशकूक सरगर्मी इनकी नज़रों से छुप नहीं पा रही थी। मैं अंदर ही अंदर घबरा गई कि कहीं मेरा राज इन पर फाश ना हो जाए। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।